Hello students, myself Dr. Ritu Marwa, Assistant Professor Commerce from Government DB Girls PG College, रायपुर। आज हम एमकॉम थर्ड सेमेस्टर के पेपर एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग पर डिस्कशन करेंगे। आज का जो हमारा डिस्कशन का पॉइंट है वो है सेल्स बजट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वीडियो थर्ड सेम के लिए तैयार किया गया है, एमकॉम थर्ड सेम के लिए, लेकिन जो बीकॉम फाइनल ईयर का मैनेजमेंट अकाउंट का पेपर है उसमें भी ये पढ़ाया जाता है, तो वो स्टूडेंट्स भी इसका लाभ ले सकते हैं। तो हम देखते हैं कि सेल्स बजट क्या होता है। विक्रय बजट से आशय भावी बजट अवधि में विक्रय के पूर्वानुमान से है, अर्थात विक्रय बजट में अनुमान प्रस्तुत किए जाते हैं कि निश्चित भावी अवधि में वस्तु की कितनी मात्रा बिक सकेगी तथा विक्रय आगम की राशि क्या होगी। इस आधार पर यदि हम यह कहें कि यह एक प्रारंभिक बिंदु है, क्योंकि इसी के आधार पर ही उत्पादन बजट, क्रय बजट और रोकड़ बजट तैयार किया जाता है। जब हम यह अनुमान लगा पाएंगे कि वस्तु की कितनी मात्रा की बिक्री होगी, तभी तो हम उसके आधार पर उत्पादन बजट बना पाएंगे और उसी के उपरांत क्रय बजट, रोकड़ बजट आदि की तैयारी कर पाएंगे। यदि हम परिभाषा की तरफ जाएं तो डब्ल्यू विक की परिभाषा है कि यह बजट संभवतः सबसे महत्वपूर्ण बजट है, क्योंकि इस बजट के लक्ष्यों की भविष्यवाणी करना तथा उन्हें प्राप्त करना सबसे कठिन है। हम देखते हैं कि विक्रय बजट के प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सेल्स बजट, ये कितने प्रकार से बनाया जा सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट है उत्पाद अनुसार या प्रोडक्ट वाइज। ये जो बजट है प्रत्येक उत्पाद की बिक्री का अनुमान प्रदर्शित करने के लिए बनाया जाता है, अर्थात जितने भी उत्पाद का निर्माण किया जाता है उनके लिए अलग अलग अनुमान प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अलावा क्षेत्र अनुसार, यह बजट प्रत्येक उत्पाद की बिक्री को मात्रा व मूल्यों में क्षेत्र के अनुसार दिखाया जाता है कि अमुक क्षेत्र में कितनी बिक्री की संभावना है। इसके अलावा ग्राहक के अनुसार या कस्टमर वाइज, जहां विभिन्न प्रकार के ग्राहकों को विशेष छूट देने अथवा विभिन्न बिक्री की दरें व शर्तें लागू करना उचित समझा जाता है, वहां ग्राहकों के अनुसार बजट तैयार किया जाता है। अर्थात किसी विशेष प्रकार के ग्राहकों को विशेष प्रकार की छूट दी जाती है या कुछ स्पेशल शर्तें लागू की जाती है उनके लिए बिक्री की, तो वहाँ पर ग्राहकों के अनुसार बजट तैयार किया जाता है। इसके अलावा विक्रेता के अनुसार बजट, सेल्समैन वाइज, जहाँ जो बिक्री है वो एजेंट्स के माध्यम से की जाती है, तो प्रत्येक विक्रेता या कमीशन एजेंट की कार्यकुशलता यदि ज्ञात करनी है तो उनके लिए सबके लिए अलग अलग बजट बनाया जाता है, अर्थात विक्रेताओं के अनुसार विक्रय बजट बनाया जाता है। इसके अलावा अवधि के अनुसार या पीरियड वाइज, जहाँ कहीं अन्य आधार नहीं होता वह बिक्री बजट को अवधि के अनुसार बनाया जाता है। यह मासिक, त्रैमासिक या वार्षिक भी हो सकता है। अब हम देखते हैं कि विक्रय बजट बनाने के लिए जो विक्रय पूर्वानुमान होते हैं वह उनके आधार क्या होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है गत वर्षों के आंकड़ों का विश्लेषण एवं भावी प्रवृत्ति का ज्ञान। गत वर्षों में जो बिक्री हुई रहती है उससे संबंधित आंकड़े होते हैं। उन आंकड़ों का अध्ययन कर हमें ज्ञात होता है कि भावी प्रवृत्ति किस दिशा की ओर जाएगी, नई संभावनाएं क्या होंगी, नए प्रतिद्वंदियों के प्रवेश की क्या संभावना है, व्यापारिक दशा कैसी होगी, नए और पुराने ग्राहकों का ज्ञान भी प्राप्त होता है और इन सब बातों को ध्यान में रखकर विक्रय का अनुमान लगाया जाता है। इसके अलावा विक्रय प्रतिनिधियों से परामर्श, ये जो विक्रय प्रतिनिधि होते हैं यह सामान्यतः लोकल जहाँ मार्केट होता है उससे संबंधित होते हैं, तो उनके जो अनुभव का लाभ लेकर उनसे परामर्श प्राप्त करके यदि जो विक्रय बजट हमें बनाना चाहिए और प्रस्तावित मूल्य परिवर्तन के बिक्री पर पड़ने वाले प्रभाव को भी ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा व्यावसायिक प्रवृत्तियों का पूर्वानुमान, जैसा कि हम जानते हैं कि व्यापार की जो स्थिति है वह निरंतर बदलती रहती है, तो उन्हें व्यापार चक्र की परिस्थितियों का पता लगाकर हम अपने विक्रय का पूर्वानुमान लगा सकते हैं और इसकी जो जानकारी है विभिन्न पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्रों से, व्यापारिक संघों से, विशिष्ट संस्थाओं के माध्यम से ज्ञात होती है और इन प्रवृत्तियों का अध्ययन करने के उपरांत ही विक्रय बजट बनाना चाहिए। मौसमी परिवर्तनों का प्रभाव, विक्रय बजट बनाते समय मौसमी परिवर्तनों का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि
जो मौसम है उसका प्रभाव भी बिक्री पर पड़ता है। जैसे कि हम उदाहरण के लिए देख लें, जैसे गर्मी का जब मौसम होता है तो ठंडे पेय पदार्थ, आइसक्रीम, इनकी जो बिक्री है वो बढ़ जाती है, जो कि नेचुरल है और लगभग हर साल यही ट्रेंड देखने को मिलता है। इसके अलावा यदि ठंड के सीज़न में देखेंगे तो स्वेटर की बिक्री बढ़ती है। तो इन मौसमी परिवर्तनों का अध्ययन करके भी विक्रय बजट बनाया जाना चाहिए। व्यवसाय के विभिन्न कारकों की जानकारी। बहुत से कारक होते हैं जो बिक्री को प्रभावित करते हैं, जैसे कि प्लांट की क्षमता, सामग्री, श्रम की उपलब्धता, वित्तीय स्थिति। इन सब की जानकारियों को एकत्रित करके भी विक्रय बजट बनाना चाहिए। इसके अलावा विपणन सर्वेक्षण। विपणन सर्वेक्षण जो होता है, वर्तमान एवं संभावित बाजार का अध्ययन, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय विज्ञापनों के प्रभाव के अध्ययन के माध्यम से बिक्री की मात्रा का अनुमान लगाया जाता है। अब हम देखते हैं कि विक्रय बजट से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये जो क्वेश्चन है यह मैंने उच्चतर लागत लेखांकन की जो बुक है, जो एमएल अग्रवाल और गुप्ता की बुक है, उससे लिया है, ताकि आप अपनी बुक से रिलेट कर सकें। क्वेश्चन है, XYZ कंपनी है जो 2 प्रकार के उत्पाद बनाती है, ए तथा बी, और देश के विभिन्न भागों में कंपनी की बिक्री के 3 विभाग हैं। 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए विक्रय बजट जो था वो ये था। ए उत्पाद एक्स विभाग 3 लाख, वाई विभाग 5,62,500। जेड विभाग के लिए है ये 1,80,000। बी उत्पाद जो है एक्स विभाग के लिए 4 लाख, वाई विभाग के लिए 6 लाख और जेड विभाग के लिए 20,000। सभी विभागों में विक्रय मूल्य ए तथा बी के लिए 3 रुपये और 1 रुपये 20 पैसा, अर्थात ए उत्पाद का जो मूल्य है वो 3 रुपये है और बी उत्पाद का जो मूल्य है वो 1 रुपये 20 पैसे है। यह अनुमान लगाया गया है कि भारी प्रयास करने पर बी उत्पाद की बिक्री एक्स विभाग में 1,75,000 इकाइयों से बढ़ जाएगी और यह भी आशा है कि अधिक उत्पादन और विस्तृत विज्ञापन से जेड विभाग में बी उत्पाद की बिक्री 50,000 इकाइयाँ अधिक हो जाएंगी। वाई विभाग का अनुमानित विक्रय लक्ष्य संतोषजनक नहीं है, अर्थात उसकी दोनों वस्तुओं के अनुमान जो है 20% अधिक कर दिए जाए। 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष का विक्रय बजट तैयार करना है। तो हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से पॉइंट है जिसकी ओर हमें ध्यान देना है। सबसे पहली बात तो यह है कि जो वाई विभाग है उसमें ए उत्पाद और बी उत्पाद दोनों ही विभागों में 20% की वृद्धि हो रही है। इसके अलावा जो बी उत्पाद है उसके एक्स विभाग में 1,75,000 की वृद्धि हो रही है और जेड विभाग में 50,000 इकाइयों की वृद्धि हो रही है। तो आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम कॉलम्स बनाएंगे। डिपार्टमेंट XYZ और टोटल का कॉलम है। प्रोडक्ट ए में 2 कॉलम है, क्वांटिटी और अमाउंट के। प्रोडक्ट बी के लिए भी 2 कॉलम है, क्वांटिटी और अमाउंट। इसके अलावा टोटल अमाउंट का एक कॉलम है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोडक्ट ए के एक्स विभाग में, जैसे कि क्वेश्चन में हमने देखा था 3 लाख, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो हम 3 लाख क्वांटिटी में लिखेंगे और इसका जो अमाउंट है वो 3 रुपये था, तो हम 3 से इसका गुणा कर देंगे तो अमाउंट प्राप्त होगा 9 लाख। अब हम प्रोडक्ट ए की ही बात कर रहे हैं तो हम इसके वाई विभाग की ओर जाएंगे। तो क्वेश्चन में हमने देखा था कि ए और बी दोनों के वाई विभाग में 20% की वृद्धि होगी। तो जो इसका अमाउंट था वो था 5,62,500। इसमें यदि हम 20% देखेंगे तो इसका आएगा 1,12,500। तो 5,62,500 में हमने 1,12,500 की जो वृद्धि की, उससे इसका क्वांटिटी हो गई 6,75,000। अब इस 6,75,000 का हम 3 से गुणा कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा 20,25,000। जेड विभाग जो था उसका अमाउंट था 1,80,000 और उसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो 1,80,000 का हम 3 से गुणा कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा 5,40,000। अब जब हम क्वांटिटी के कॉलम को टोटल कर लेंगे और अमाउंट के कॉलम को भी हम टोटल कर लेंगे। अब हम प्रोडक्ट बी की तरफ आते हैं। तो प्रोडक्ट बी में जो एक्स विभाग था उसका अमाउंट था 4 लाख
और जैसे कि क्वेश्चन में लिखा है कि एक्स विभाग में 1,75,000 इकाइयों से बढ़ जाएगा, तो 4 लाख में हम 1,75,000 जब जोड़ेंगे तो प्राप्त होगा 5,75,000। अब जो बी का जो अमाउंट है, जो बिक्री मूल्य है वो 1 रुपये 20 पैसा है, तो हम 5,75,000 को 1,20 रुपये से जब गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 6,90,000। अब हम वाई डिपार्टमेंट की तरफ जाते हैं, तो वो तो हमें पता है कि 20% की वृद्धि करनी है, तो वाई विभाग का जो इकाइयाँ हैं वो है 6 लाख, तो 6 लाख का जब 20% निकालेंगे तो प्राप्त होगा 1,20,000। जब हम 6 लाख में 1,20,000 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 7,20,000। इसका भी गुणा हम 1 रुपये 20 पैसे से करेंगे तो प्राप्त होगा 8,64,000। अब हम प्रोडक्ट बी के जेड डिपार्टमेंट की तरफ जाएंगे, जो कि इसकी इकाइयाँ थी 20,000 और लिखा गया है कि अधिक उत्पादन और विस्तृत विज्ञापन से जेड विभाग में बी उत्पाद की बिक्री 50,000 इकाइयाँ अधिक हो जाएंगी। तो 20,000 में जब हम 50,000 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 70,000, और इस 70,000 का हम जब 1 रुपये 20 पैसे से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 84,000। अब हम इसके भी क्वांटिटी के अमाउंट को टोटल कर लेंगे और अमाउंट के कॉलम में जो अमाउंट दिया हुआ है उसे भी टोटल कर लेंगे, और टोटल के कॉलम में लास्ट में जो अमाउंट का कॉलम है 9 लाख और 6,90,000, उसे जब हम आपस में जोड़ेंगे तो 15,90,000 आएगा। इसी प्रकार हम सारे कॉलम्स का टोटल कर लेंगे और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। धन्यवाद।